हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज प्रधान अपने यूट्यूब चैनल प्रधान एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। इसी संबंध में सामाजिक विज्ञान में मैं कुछ बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जो आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी में काफ़ी मददगार साबित होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बहुविकल्पी प्रश्न का अध्ययन करेंगे तो आप लोगों का कम से कम 95% जो है प्रश्न सॉल्व करने में मदद मिलेगी और इससे अच्छे अंक भी आप लोगों के आ जाएंगे। अब हम आइए सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? विकल्प है आप लोगों के सामने। ए मुंबई, बी नागपुर, सी लाहौर और डी गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी लाहौर। 1929 ईस्वी में रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की मीटिंग हुई थी और इसी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है सी लाहौर। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? विकल्प है आप लोगों के सामने। ए माउंटबेटन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड इरविन और डी जनरल डायर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जनरल डायर। पंजाब के अमृतसर ज़िले में अमृतसर ज़िले में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में अपने प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी में जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। चूँकि इस बाग में आने और जाने के लिए एक ही रास्ता था और इस बाग में सभा करने का परमिशन सरकार की तरफ से नहीं मिला था, जनरल डायर ने इसीलिए अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया था और इस कांड में काफ़ी लोग मारे गए, काफ़ी लोग हताहत हुए थे। इसीलिए इतिहास में इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है जनरल डायर। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? विकल्प है 5 मार्च 1931, बी 11 जून 1932, सी 10 मई 1933 और डी 22 जुलाई 1934। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली समझौता। इसका सही उत्तर है ए 5 मार्च 1931। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? तो विकल्प है आपके सामने। ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी शरत चंद्र चटर्जी और डी अवनींद्रनाथ टैगोर। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक समझौता नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विकल्प है ए रूसो, बी लॉक, सी मॉन्टेस्क्यू और डी हाब्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है रूसो। रूसो ने सामाजिक समझौता अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक के माध्यम से रूसो ने फ्रांस की जनता को काफ़ी प्रेरित किया था, जिससे कि वहाँ क्रांति होने में काफ़ी मदद मिली थी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है रूसो। अगला प्रश्न देखिए,
राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? विकल्प है ए जर्मनी, बी इटली, सी फ्रांस और डी इंग्लैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी फ्रांस। फ्रांस से ही राष्ट्रवाद का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? विकल्प है आपके सामने ए काबूर, बी बिस्मार्क, सी मैजिनी और डी मैटरनिख। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी मैटरनिख। अगला प्रश्न देखिए, वियना की संधि कब हुई थी? विकल्प है ए 1814 ईस्वी, बी 1815 ईस्वी, सी 1816 ईस्वी और डी 1817 ईस्वी। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1815 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, लेटराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है? विकल्प है ए पवन, बी हिमनद, सी जल और डी पशु चारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी जल। बच्चों मृदा अपरदन का तात्पर्य मिट्टी के कटान से है और मिट्टी के कटान पवन से अर्थात हवा से भी होता है, जल से भी होता है और अन्य साधनों से भी होता है। जहाँ तक पर्वतों की बात है तो पर्वतों पर लगातार तेज बारिश होने की वजह से वहाँ पर मृदा अपरदन होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन जल है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी जल। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? विकल्प है ए पोटास, बी चूना, सी फास्फोरस और डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना और फास्फोरस की अधिक मात्रा होने की वजह से जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अब अगला प्रश्न देखिए, बेल्जियम कहाँ स्थित है? विकल्प ए अफ्रीका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया और डी यूरोप। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है डी यूरोप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? विकल्प है ए इटली, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस और डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी इंग्लैंड। बच्चों भारत भी एक संसदीय प्रजातंत्र का देश है। भारत भी संसदीय प्रजातंत्र का देश है और भारत में जो संसदीय प्रजातंत्र लागू हुआ था वह इंग्लैंड से लिया गया था। कहाँ से? भारत में इंग्लैंड से लिया गया था। तो जब कभी प्रश्न पूछा जाए कि संसदीय प्रणाली भारत में किस देश से लिया गया था, तो वह इंग्लैंड से लिया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है इंग्लैंड, अर्थात इंग्लैंड में ही संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। चलिए और अगले प्रश्न की बात करें कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? विकल्प ए 27, विकल्प बी 28, विकल्प सी 29 और विकल्प डी 30। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 28। भारत में कुल 28 राज्य हैं
और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी 28। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि शिक्षा किस सूची का विषय है। विकल्प है आपके सामने, ए संघ सूची, बी राज्य सूची और सी समवर्ती सूची और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है सी समवर्ती सूची। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। संघ सूची क्या होता है? संघ सूची वह सूची होता है जिसमें केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाता है। यहाँ पर संघ सूची में केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाता है। राज्य सूची में जो सम्मिलित विषय है उस पर राज्य के द्वारा कानून बनाया जाता है। और समवर्ती सूची में जो विषय हैं वो केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा बनाया जाता है। अब इस प्रश्न का सही उत्तर कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो सही उत्तर हुआ समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में शामिल जितने विषय हैं उस पर जब केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, लेकिन जब उस कानून में किसी प्रकार का गतिरोध हो, व्यवधान हो, तब संघ सूची के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। यानी कि जब संघ सूची के सारे विषय और केंद्र सूची के सारे विषय के अलावा जब केंद्र सरकार समवर्ती सूची के विषय पर कोई कानून बनाए और राज्य सरकार भी समवर्ती सूची किसी विषय पर कानून बनाए तो उस पर व्यवधान आता है, गतिरोध आता है, तब संघ सूची के द्वारा बनाया गया कानून, संघ सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। और इसलिए संघ शिक्षा किस सूची का विषय है, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है समवर्ती सूची। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें कि भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। विकल्प है आपके सामने, ए 20, बी 21, सी 22 और डी 23। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 22। यानी कि भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची भाषा के संबंध में दिया गया है उसमें कुल 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगले प्रश्न पर आने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को देखिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास इसको शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लाभ मिल सके और आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। इसके साथ ही ऊपर एक बेल आइकन होगा, उसको भी दबा दीजिए ताकि हमेशा सबसे पहले आपको ये वीडियो मिल सके और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं अब हम कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करनी है हमको कि अवशिष्ट शक्तियाँ, ये अवशिष्ट शक्तियाँ होती क्या हैं। तो यहाँ अवशिष्ट शक्तियों का तात्पर्य उस शक्ति से है जिसकी जानकारी भारतीय संविधान में किसी भी सूची में, चाहे संघ सूची हो या राज्य सूची या समवर्ती सूची में हो, नहीं दिया गया है। जैसा कि अभी बताए हैं कि संघ सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का काम संघ सरकार करता है। राज्य सूची में राज्य सूची, इसमें शामिल जो विषय होता है उस पर कानून राज्य बनाता है और संघ सूची में शामिल विषय पर कानून संघ बनाता है। लेकिन वह विषय जो न तो संघ में हो न तो राज्य में हो, उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संघ को होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संघ। चलिए अब अगले प्रश्न की हम बात करें। मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है। आपके सामने विकल्प है, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ही मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मनरेगा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। विकल्प है आपके सामने,
2004, 2005, 2006 और 2007। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2005, विकल्प बी। बच्चों, मनरेगा, मनरेगा क्या है? मनरेगा जो है 100 दिन की रोजगार, 100 दिन की रोजगार इसके माध्यम से सरकार लोगों को उपलब्ध कराती है। यानी कि 100 दिन कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी इस अधिनियम के द्वारा सरकार करती है। और इसी के साथ ही उन जगहों पर जहां पर सूखा प्रभावित क्षेत्र है, जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर जो है इस मनरेगा के माध्यम से सरकार 150 दिन की रोजगार की गारंटी देती है। तो यह अधिनियम 2005 ईस्वी में लागू किया गया था। इसलिए मनरेगा से संबंधित यह अधिनियम का प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करें हम कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। ए उद्योग, बी कृषि, सी व्यवसाय और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, भारत में कृषि रोजगार उपलब्ध कराने का सबसे बड़ा साधन माना जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अधिकांश जनता इसी पर निर्भर करती है। इसीलिए जीविका का एक प्रमुख स्रोत जो माना गया वो कृषि को माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा और पर्वतीय मृदा। तो ध्यान दें, अभी जलोढ़ मृदा की बात आई थी। जलोढ़ मृदा एक ऐसी मृदा है जिसमें चूना, फास्फोरस, पोटास, इन सब की मात्रा बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। इसीलिए जलोढ़ मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी होती है। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जलोढ़ मृदा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। तो विकल्प में है ए पर्वतीय मृदा, बी काली मृदा, सी लाल मृदा और डी लेटराइट मृदा। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए पर्वतीय मृदा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। विकल्प है आपके सामने, ए महात्मा गांधी, बी राजीव गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू और डी इंदिरा गांधी। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर का दर्जा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख है। विकल्प में है ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9। बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 6। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जबकि जब संविधान लागू हुआ था उस समय भारत के संविधान को 7 मौलिक अधिकार थे। यानी कि मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। बाद में एक मौलिक अधिकार को हटा करके उसे संपत्ति का अधिकार घोषित कर दिया गया था। एक मौलिक अधिकार को हटा करके संपत्ति का अधिकार बना दिया गया और उसे अनुच्छेद 300 क में शामिल किया गया। यानी कि जो 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें से एक मौलिक अधिकार को हटाकर अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में है जो जनता को प्राप्त हैं। यानी कि आम जनता को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 6। अगला प्रश्न देखिए, संघ सूची में शामिल विषयों पर
कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? ए संघ को, बी राज्य को, सी ए और बी दोनों को, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, संघ सूची में शामिल विषय, संघ सूची में शामिल विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो वह है केंद्र सरकार को। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है संघ को। और राज्य सूची में शामिल विषय पर कानून कौन बनाता है? और राज्य बनाता है। और समवर्ती सूची में शामिल विषय पर कानून कौन बनाता है? तो संघ और राज्य यहाँ पर दोनों बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि संघ सूची में शामिल विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको? तो वह है केंद्र सरकार, अर्थात वह है संघ सरकार को। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए। अगले प्रश्न की चर्चा करें। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? विकल्प है 1935 ईस्वी में, बी 1936 ईस्वी में, सी 1945 ईस्वी में और डी 1965 ईस्वी में। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक जो है मुद्रा का निर्गमन करता है, अर्थात मुद्रा को जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विकल्प है आपके सामने। विकल्प ए विश्व बैंक, बी भारत सरकार, सी UNDP और डी UNEP। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी UNDP। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? विकल्प में है ए 1905, बी 1906, सी 1907 और डी 1908। तो बच्चों, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन, भारत का वायसराय ऑफ इंडिया था। उसने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल को विभाजित करके 2 राज्य बना दिए गए थे। इस विभाजन को लेकर भारत में काफ़ी आंदोलन हुए थे। आगे चल करके 1911-12 में, कब? 1911 में इस विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए 1905 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपने कितने अनुयायियों के साथ मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? विकल्प में है ए 78, बी 79, सी 80 और डी 68। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए 78। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ अपने 78 सहयोगियों के साथ मिलकर के किया था, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 78। आइए अब लास्ट प्रश्न देखते हैं। इटली के एकीकरण में किसकी भूमिका प्रमुख थी? विकल्प है ए गैरिबाल्डी, बी नेपोलियन, सी मैजिनी और डी बिस्मार्क। तो बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ए गैरिबाल्डी। यद्यपि मैजिनी भी इटली के एकीकरण में के लिए प्रयास किया था, जबकि नेपोलियन फ्रांस का था और बिस्मार्क जर्मनी का था, इसलिए ये दोनों एकदम नहीं होंगे। मैजिनी ने थोड़ा बहुत प्रयास किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुख भूमिका अगर किसी ने निभाई तो निभाई थी गैरिबाल्डी ने। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ए गैरिबाल्डी। बच्चों, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अवश्य दें, जिससे कि हमको अगले वीडियो को बनाने में आप लोगों से प्रेरणा भी मिलती रहे। धन्यवाद।